हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल पॉलिटिक्स। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको वेनेजुएलन अटैक के बारे में पता होगा। और मैंने जो ये नाम रखा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में था कि क्या नाम रखूँ। फिर मैंने सोचा जो सही है उसको उसका रख देते ना। तो एक्चुअली आप जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है उसके हिसाब से तो बिल्कुल यही सही है, तो मैंने इस नाम को रख दिया। और जैसे ये ट्रम्प को मैंने थंबनेल में शो किया है, ये लिटरली काफ़ी सही डिपिक्शन है ट्रम्प की इस समय। जैसे एरोगेंट ट्रम्प इस समय हो चुके हैं और किसी की कोई बात नहीं सुन रहे, इंडिया के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। चाइना और रशिया एकदम जैसे पेपर टॉयज होते हैं ना, वैसे बिहेव कर रहे हैं, पेपर सोल्जर्स। बिल्कुल वैसा ही सब चीज़ चल रहा है, सारा वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। तो इसकी डीपली हम लोग बात करेंगे। मगर जो मेन इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि कौन कौन से कंट्री ने कैसा रिएक्शन दिया है वेनेजुएलन अटैक पे, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए भी और बाकी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी क्या। तो सबसे पहले जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे थे, फ्यूटर्स की, वो काफ़ी सही आर्टिकल है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए। सबसे पहले जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है वो इन सारे देशों से आई है, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, मेक्सिको, स्पेन एंड उरुग्वे। अब इसमें जो ब्राज़ील है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो उनको तो देना बनता है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनको भी रहना अमेरिका के पास ही है, तो उनका पता है कि अगर वो नहीं कुछ बोलेंगे इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। खैर, बोल के कुछ हुआ नहीं है उनको, ट्रम्प को। ट्रम्प, अब यही बात होती है ना, जैसे अगर आप अपने नॉर्मली भी देखें, आप सब लोग भी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो जो पावरफुल होता है वो उसका जो मन करता है वो करता है। जो नॉर्मल लोग होती है बस बोलती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है, उनके बोलने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। सेम चिले है, कोलंबिया है, कोलंबिया भी नेक्स्ट टारगेट है। मैक्सिको का आप लोगों को पता है कि मैक्सिको को ट्रम्प कहते हैं कि 52nd स्टेट हम बना देंगे, और जो भी वो करें वो ट्रम्प हैं, वो इस समय किंग हैं पूरी दुनिया के, बहुत एरोगेंट हैं। स्पेन और उरुग्वे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इनका आया है मेन, वो कंडेमनेशन ही है कि बहुत बेकार किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा बेकार किया है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वो इमैनुअल मैक्रों की है, फ्रेंच प्रेसिडेंट की। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, वो यूरोप को हुई है या तो फिर साउथ अमेरिकन नेशंस को हुई है। उसके पीछे रीज़न भी है। यूरोप को इस वजह से हुई क्योंकि जो ट्रम्प है वो ग्रीनलैंड के ऊपर ही बोल के रखे हैं कि नहीं हमको चाहिए, और ट्रम्प किसी की कुछ सुन नहीं रहे, उनका जो मन कर रहा है वो ये कर रहे हैं। ये मेन प्रॉब्लम है यूरोप के लिए। यूरोप ने को ट्रम्प ने हमेशा कहा था, अपने पहले टर्म में भी कहा था कि अपनी आप जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, हमको अभी डेवलपमेंट है, जो गार्डन है वो गार्डन ही रहेगा। नाउ जब सबको दिख रहा है कि नहीं ट्रम्प कुछ भी कर रहे हैं, उनका बस चला तो वो नेटो भी तोड़ देंगे तुरंत, और उसके बाद फिर पूरा का पूरा जो यूरोप है उसका कुछ बचाने जाने वाला कुछ बचेगा नहीं फिर। इस वजह से यूरोप की तो बहुत जली पड़ी है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी उसी तरीके की हैं, मस्ट बी पीसफुल डेमोक्रेटिक। और ये भी देखिए एक तरीके से दबे शब्दों में, उनकी भी इतनी कूदा नहीं है उनके पीछे में, उनके पिछवाड़े में, कि वो जाके डायरेक्टली ट्रम्प को बोल सके बुरा भला कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, फोन करके बोल सके नहीं जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अब जर्मनी जो है यहाँ पर वो एकदम शांत है, उसने कहा कि हम अपना टाइम लेंगे इवेलुएट करने के लिए, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। स्पेनिश, जो स्पेन का बता दिया था कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था मदुरो को, वो तो यूएस के अलाई हैं, बट उन्होंने फिर भी कहा है कि नहीं ये जो हुआ है ये बहुत गलत है, इंटरनेशनल लॉ। ये तो दबे शब्दों में क्या है, ट्रम्प की तारीफ टाइप का है कि ठीक है भाई बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो रशिया वगैरह को यही बोलते हैं ना कि तुम यूक्रेन पे ऐसे आक्रमण कैसे कर दिए। यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर रशिया को कुछ बोलने जाएंगे तो रशिया भी कहेगा कि हिपोक्रेसी एक नंबर की। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की है। उन्होंने कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट फॉर योर बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। इससे अगर आप देखें तो इससे एक बात तो क्लियर होती है, इसराइल जो है वो बहुत अच्छे से एकदम ट्रम्प की मालिश उलिश करके रखा है कि नहीं भाई तुम जो करो तुम सब सही है, तुम किसी को मरवा दो, तुम कुछ भी करो सब सही है, क्योंकि इसराइल भी यही चाहता है ईरान के साथ करना। अब क्योंकि ट्रम्प ने ये चीज कर दी है, और सब लोग इसराइल को बहुत बोलते थे कि तुम गाजा में ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। इवन यूरोप के भी देश यही चीज बोलते थे। तो इसराइल को ऑप्शन नहीं था कि हम करें कि ना करें। अब क्योंकि ट्रम्प ने कर दिया है तो इसराइल भी कहेगा कि ठीक भाई, जब हो ही चुका है तो हम भी करेंगे। और ट्रम्प जब वहां कर चुका है तो ट्रम्प अब क्या करेगा कि वो ईरान में भी अटैक करेगा। देखिए इन सब का जो मेन सिग्निफिकेंस है ना, अगर आप अब तक वीडियो को सुन रहे हैं तो इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, मेन चीज है पेट्रोल क्रूड ऑयल को कंट्रोल करना। चाहे हम जितना ईवी के पीछे भाग लें, चाहे जितना हम मॉडर्नाइजेशन कर लें, चाहे जितने हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे चले जाएं,
ये बहुत इम्पॉसिबल ही है कि कोई भी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस जो है आने वाले नियर फ्यूचर 25-50 सालों में खत्म होने वाली है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रूड ऑयल की जो एक्चुअल में जो वर्किंग है, जहाँ-जहाँ वो यूज़फुल है, वो बहुत-बहुत ब्रॉड एरिया है। चाइना का आप लोगों को पता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बस यही बोला है कि हम कंडेम करते हैं, और एक तरीके से मैं सही बताऊँ तो चाइना और रशिया का एकदम लगभग-लगभग बराबर ही चीज़ है कि ये कोई बात नहीं होती है कि अगर आप एक्शन ले रहे हैं, एक तरीके का एक्शन ले रहे हैं, आइडियोलॉजिकल अगर आपकी डिफेंस है, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करके उठा थोड़ी सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि रशिया और चाइना में क्या है। चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था वेनेजुएला में। चाइना वेनेजुएला से अप्रॉक्स 50 टू 60% एक्सपोर्ट करता था क्रूड क्रूड ऑयल। चाइना की जितना पूरा एक्सपोर्ट है उसमें से 50-60% जो शेयर था वो सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला से आता था। चाइना ने वेनेजुएला में 50 टू 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके रखी थी। वेनेजुएला बहुत बड़ा बायर था चाइना के जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उनका। अब चाइना ने एक साथ सब खो दिया है, मगर फिर भी चाइना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चाइना चाहे तो अभी भी बहुत सारे एक्शन ले सकते हैं, जो वहाँ पर अभी भी वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही हैं, उनको चाहे तो चाइना अपना 1-2 न्यूक्लियर बॉम्ब दे दे कि भाई ठीक है, बटन दबा के मार देना, मगर चाइना ये नहीं कर रहा है। इससे एक तरीके से पता चलता है ना कि यूएस यूएस ही है, चाहे कोई कितना वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर ले, ये कर ले, वो कर ले, यूएस सच में यूएस है। यूएस को यूएस बनने में ना 100-150 साल लगा है। चाइना 20-25 साल में उठ के आए हैं। इवन रशिया उसको चैलेंज कर सकता है यूएसए को। रशिया के सिवा कोई नहीं कर सकता क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी और जो एक तरीके से ब्रेवरी होती है ना, वो या तो रशियंस में, इंडियन में है, या तो फिर यूएस जो अमेरिकन है उनमें है। वो कुछ भी कर लेते हैं कि ठीक है टेक्नोलॉजी भी है, मगर नहीं भी है तब भी हम कुछ भी कर लेंगे। ऐसा उनका वे ऑफ मतलब थॉट प्रोसेस है। ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में जब आपका देखेंगे गलवान से हुआ था तो उनके जो सोल्जर्स आते थे गलवान में इतने हाई पे, वो ऑलरेडी खत्म हो जाते थे कि नहीं भाई हम नहीं इतना देर तक सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से पाले गए हैं, एकदम अच्छे नाजुक तरीके से पाले गए, तो उनका तो कुछ बनता ही नहीं है। मगर चाइना का अब यहाँ पर भी है कि चाइना के लिए डोर ओपन हो चुके हैं कि वो भी ताइवान पे अटैक कर ले, और जो चिप इंडस्ट्री है, चिप मार्केट है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना ऑलरेडी यूएस को धमकाता है कि भाई तुम ज़्यादा करोगे तो हम भी सब चीज़ बैन कर देंगे, तो फिर बड़े रहना जितनी भी तुम्हारी सिलिकॉन वैली की कंपनीज हैं सब खत्म, क्योंकि सब में चाहिए तो चिप्स ही। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब जो भी होगा वो आने वाले कुछ समय पता चलेगा, बट एक चीज़ मैं बताऊँ, 2026 बहुत इंटरेस्टिंग ईयर होगा हर तरीके से। पता नहीं क्यों, बट बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईयर होगा। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो सकता है इस साल में, जब जिसकी शुरुआत ही ऐसी हो उसका क्या ही अंत होगा। और अर्जेंटीना, मेक्सिकन, कनाडा भी अलग डरा हुआ है। उनका अलग फटा पड़ा है कि साला हमको तो ट्रम्प ऑलरेडी कहते हैं 51 स्टेट हम पे घुसे, हमको उठा ले तो हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और हमारे जो जेंजीज हैं या फिर जो मिलेनियल, वो तो चाहते भी हैं कि अमेरिका से मिल जाए, हमारे डॉलर की वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएंगे। तो कनाडा तो कुछ भी, वो तो एकदम डरा पड़ा है कि भाई ठीक है सब रिस्पेक्ट करो, बोलने की हिम्मत उसके अंदर भी नहीं है। यही एक चीज़ है ना जो मुझे देख के थोड़ा ठीक लगता है कि भाई अगर रॉ ब्रूटल जियो पॉलिटिक्स में अगर आप जाए ना, जो एग्जैक्ट रॉ है, ब्रूटल है, जिसमें कोई पर्दा कोई मास वगैरह नहीं, तो वो बिल्कुल ऐसी है। बहुत समय तक लोग भूल गए थे कि रॉ ब्रूटल जियो पॉलिटिक्स होती कैसी है। अब सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ऐसी होती है। सब जितने भी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कुछ भी बोल दे। इवन इंडिया ने भी बस सिंपल दबे शब्दों में बोला कि ठीक है दोनों लोग वो करें, एग्रेशन वो नहीं है। ईरान की अलग फटी पड़ी है कि भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा वो है, ये भी बोले कुछ कर ये भी नहीं पाए, क्योंकि ईरान को भी पता है कि कभी भी उनके साथ भी हो सकता है। अब तो एक तरीके से सबको ये बेकार लग रहा है ना कि कभी हमारे साथ भी हो सकता है। जी, अब यहीं पे हम थैंक करना चाहेंगे जो इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने ये न्यूक्लियर आर्म्स की जो डेटरेंस थी ना, वो यहाँ पे स्टैब्लिश की थी इंडिया में, जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी देखिए तो यूएस सबको छेड़ता है, मगर उन 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 स्टेट्स को कभी नहीं छेड़ता है, उन कंट्रीज को कभी नहीं छेड़ता है जिनके पास न्यूक्लियर डेटरेंस है। मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग आपका डिफेंस है ना, वो न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो कि इंडिया के पास है। कोई वजह है कि जब पाकिस्तान के इमरान खान कुछ भी बोल रहे थे, तब यूएसए इमरान खान को उन्हीं से हटवा दिया, वो मैं मान रहा हूँ, बट खुद उसमें एक्शन नहीं लिया। उसका एक बहुत बड़ा वजह ये भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अब जापान जापान की भी, क्योंकि आप लोग बताइए जापान भी थोड़ा बहुत उनके बीच में है, जो उन्होंने ट्रेड डील की उसमें जापान को लग रहा है कि हमने बहुत गलत किया,
उसकी वजह से वहाँ पे जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो जापान की भी फटी पड़ेगी, भाई हमने तब तो कर दिया, अब नहीं मानेंगे तो क्या पता ट्रम्प भी हमारे साथ कुछ भी कर दें। तो लिटरली मैं एक सही बात बताऊँ, जो हुआ है ना, जो रॉ जियोपॉलिटिक्स देखी है आप लोगों ने, वो लिटरली वे थॉट है। अगर आप लोग भी यूपीएससी वगैरह निकालना चाहते हैं ना, मैं सही बताऊँ, अब मुझे तो नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मगर कुछ भी आप बोलिए ना, एक सही बात जो यूपीएससी की ना, पावर, पावर गजब की। यही यही ब्रूटल पावर है। जो कमज़ोर है वो रोता है, उसके अंदर क्योंकि हिम्मत नहीं है तो वो तो रोएगा ही कि कोई ना कोई आके मदद कर दे। मगर ये भी फैक्ट है कि कमज़ोर की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम खुद की हेल्प कर लिए तो कर लिए, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करे। रशिया, चाइना के इतने इंटरेस्ट थे वेनेजुएला में, मगर वो लोग भी कुछ नहीं। जैसे पेपर टॉयज़ होते हैं ना कि बस पैर रख दिया, फूँक दिया, उड़ गए। लिटरली दे आर बिहेविंग लाइक दैट। अब इसके पीछे तुम कुछ भी वो बहाना बना लो कि चाइना ताइवान पे भी ऐसे अटैक करके ताइवान को ले लेगा। अरे भाई इस तरह अटैक कर लेगा, जाओ कर लो, आज ही कर लो, ले लो ताइवान तुम। चाइना के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो भी पूरा फेल हो गए हैं। वो जो डिफेंस भेजे थे, लिटरली मैं आपको बताऊँ, हंसी आ रही है मुझे इस चीज़ पे कि जो रडार्स वगैरह उन्होंने भेजा था वेनेजुएला में बोल के कि भाई ये एक नंबर है, इससे बढ़िया है ही नहीं। भाई खत्म। वो F-22 रैप्टर, F-35 को डिटेक्ट तक नहीं कर पाया। ऑपरेशन वो आए कूदे, वो खड़ा रहा स्टेल्थ में, वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। ये तो चीज़ हुई है जो चाइना के जो फेल्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स है। इससे एक तरीके से जो चाइना पूरे वर्ल्ड में बेचे जा रहा था ना अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स, वो भी धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं कि भाई यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं भले ही महंगे हैं बट हाँ क्वालिटी है। चाइना के प्रोडक्ट्स में कोई क्वालिटी नहीं है। खैर इस पे और कुछ अपडेट आएगी तो मैं अपडेटेड वीडियो बनाते जाऊंगा। आखिरी में आप लोगों से एक क्वेश्चन कि जो यूएस फोर्स वेनेजुएला में इन्वॉल्व थी इस पूरे ऑपरेशन में, उसका नाम क्या था? ठीक है, इसका जो भी आंसर हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक दे दूंगा, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या है। और आप मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।